अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा आज का मौजू मेरी अपनी ज़ाती दिलचस्पी का मौजू है और मेरे रोमांस का मौजू है। बलूचिस्तान मेरा रोमांस है। बिलाशुबा मैं पाकिस्तान हूं, मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है और पूरे पाकिस्तान के हर चप्पा चप्पा से प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं। लेकिन एक खसूसी दिलचस्पी मुझे बलूचिस्तान के मौजू में हमेशा से रही है। बलूचिस्तान का नाम किताबों में पढ़ा, कोयटा का नाम जाना और कुछ कहानियां जुबान ज़दियान सुनी, लेकिन पहली बार बलूचिस्तान को जानने का मौका 1991 में मिला। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी और वो ज़िया के मार्शल लॉ के दौरान इस बात को समझती थी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अवाम के दरमियान हारमनी कम हो चुकी है, रिश्ता कम हो चुका है, प्यार मोहब्बत कम हो चुका है। बेनज़ीर भुट्टो ने इक़्तिदार में आते ही इंटर प्रोविंशियल यूथ एक्सचेंज के नाम से एक प्रोजेक्ट किया। 1991 के जनवरी में मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में शरीक होने का मौका मिला। इस प्रोजेक्ट में पूरे मुल्क से 24 लोग, यानी चारों सूबों से 4-4, 5-5 लोग और आज़ाद कश्मीर से इस्लामाबाद में इकट्ठे किए जाते थे। हर शख्स का अपना एक बड़ा मेरिट था। सब लोग अपने अपने सूबा में नुमाया हैसियत रखने वाले लोग थे और उन्हें मौका दिया जाता था कम से कम 1 महीना इकट्ठा रहने का। उस 1 महीने के दौरान हमने एक बस में पूरे पाकिस्तान का सफ़र करना था और पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत से मिलना था। अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को विज़िट करना था, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को देखना था और उसका एक मकसद ये भी था कि नौजवानों के अंदर एक एतमाद पैदा किया जाए कि पाकिस्तान कोई छोटा या गैर अहम मुल्क नहीं है। इस नीयत से पूरे पाकिस्तान की सबसे मिसाली और ताकतवर चीज़ों की सैर करवाई जाना थी। इसी प्रोजेक्ट में जब हम बलूचिस्तान पहुंचे, हम मुल्तान से लोरालाई के ज़रिए, मुल्तान से फोर्ट मनरू के ज़रिए बलूचिस्तान में एंटर हुए। तो बलूचिस्तान का पहला तासर जो देखा वो पंजाब से कम 100 साल पीछे ज़माना कदीम का एक बेआबाद, तरक्की से महरूम इलाका था। खुश्क पहाड़ और चट्टानें थीं। बहरहाल हमें मुख्तलिफ अजला में क़याम करना था और सबसे अहम बात 4 दिन तक हमें कोयटा शहर में क़याम करना था, जिसके दौरान नवाब अकबर बुख्ती जो उस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान थे वो हमारे मेज़बान होना थे, यानी बलूचिस्तान हुकूमत हमारी मेज़बान थी। सबसे पहले मैं नवाब अकबर बुख्ती के साथ अपने मुलाकात का जिक्र करूंगा कि इस्लामाबाद का एक ऑफिसर जो हमारे साथ प्रोटोकॉल ऑफिसर के तौर पर सफ़र कर रहा था, यकीनी तौर पर वो पंजाबी था। उसने हमें 3 घंटे लेक्चर दिया कि आप यूथ डेलीगेशन हो, आप नवाब साहिबान को नहीं समझते हो, आप बलूचिस्तान की सकाफत को नहीं समझते हो। ये नवाब बहुत ही बद दिमाग और खुन्नास किस्म का आदमी है। आपको इसके सामने बोलना नहीं है और इसके साथ क्रॉस टॉक नहीं करनी है। आपको प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है, वो जब बोलते चले जाएं आप सुनते चले जाएं और बस बात खत्म। इस ब्रीफिंग के साथ पहला इंटरैक्शन हुआ। इत्तफाक की बात है कि मैं ग्रुप लीडर था। चंद ही लम्हों के बाद मुझे एहसास हुआ कि वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब अकबर बुख्ती पूरे मुल्क से आए हुए नौजवानों के नुमाइंदों को खसूसी वैल्यू दे रहे हैं। मैंने अपने खसूसी अंदाज में शरारतें शुरू की और उनसे सवाल करना शुरू किए। अब प्रोटोकॉल ऑफिसर साहब बेहोश होना शुरू हुए। हमारी मुलाकात 30 मिनट की थी, लेकिन उस रोज़ नवाब अकबर बुख्ती हमारे साथ गपशप में इस कदर दिलचस्पी से शरीक हुए कि वो साथ साथ अपने काम भी जारी रखे हुए थे। मिनिस्टर्स आ रहे थे, मिल रहे थे और हमारी मुलाकात का दौरानिया 3 से 4 घंटे तक चला गया। अब मैं परसेप्शन का टूटना आपको बताता हूं कि क्या होता है। हमें बताया गया कि नवाब अकबर बुख्ती जल्द मुश्तइल हो जाते हैं। मैंने पाया कि मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश के बावजूद उन्हें गुस्सा नहीं आया। उन्होंने इंतहाई नरमी और शाइस्ता इखलाक के साथ हमारे चुपते हुए सवालों का जवाब दिया। जैसा कि एक आम पाकिस्तानी और खसूसी तौर पर पंजाबी सोचता है कि बलूचिस्तान को नवाब खा गए, ये कॉमन परसेप्शन है। हमें बलूचिस्तान के अवाम, उसके रहन सहन, उसके बारे में कोई मालूमात नहीं होती हैं।
तो मैंने नवाब साहब से यही सवाल किया कि आप वजीर आला हैं, आप 50 साल से हुक्मरान हैं, आप नवाब लोग हैं, तो आप तरक्याती काम क्यों नहीं करवाते? नवाब साहब ने मुझे कहा कि इस तरह मुजर्रद गुफ्तगू का कोई फ़ायदा नहीं है, आप मुझे तरक्याती कामों की निशानदेही करते जाओ, मैं आपको बताऊंगा क्या मसला है। मैंने उनसे कहा कि मुल्तान से कोयटा तक बरास्ता लोरालाई जो रोड है वो सड़क है ही नहीं है, कच्चे पर सफ़र करके आए हैं। पहली दफ़ा मुझे ज़िंदगी में पता चला कि NHA और PWD का क्या फ़र्क होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स और NHA के प्रोजेक्ट्स में क्या फ़र्क होता है। उन्होंने मुझे बताया कि ये फेडरल गवर्नमेंट की सड़क है और फेडरल गवर्नमेंट इसकी तामीर और मरम्मत के लिए हमसे पैसे लेती है और नहीं बनाती। इसी तरह कोयटा से कराची तक जो सड़क थी, खुशदार रोड, जिसे RCD हाईवे कहा जाता है, हमने किताबों में पढ़ा था कि RCD हाईवे है। मेरा ख्याल उस वक्त ये था कि ये मोटरवे किस्म की सड़क होगी, लेकिन 1991 में कोयटा से लसबेला तक सड़क नाम की किसी चीज़ का वजूद नहीं था और हम कच्चे पत्थरों पर सफ़र करके गए थे। तो इस सवाल के जवाब में भी पता चला कि ये फेडरल गवर्नमेंट की सड़क है। खैर 45-50 मिनट गुजरे, 3 घंटे गुजरे, बहुत सी बातें आया हुई और हमारी मालूमात में इजाफा हुआ। इस पर्सपेक्टिव के साथ मैं आज ये वीडियो कर रहा हूं कि हम खसूसी तौर पर पंजाबी, पख्तून, बलोच और सिंधी अवाम के मसाइल को समझ सकें, कम से कम हमारे पास उनके बाबत फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो। वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं मुतालबा करूंगा मौजूदा हुकूमत से, या कोई भी हुकूमत जब भी हो, कि हर हुकूमत को पाकिस्तान में ऐसी फ़ज़ा पैदा करनी चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट चलते रहें और ये एक मुस्तकिल बात हो। खसूसी तौर पर तमाम यूनिवर्सिटियों के टॉपर्स को इंटर प्रोविंशियल यूथ एक्सचेंज में दूसरे सूबों में जाने का मौका दिया जाए। इसी तरह तमाम सूबे एक दूसरे के तलबा को अकोमोडेट करें, स्कॉलरशिप्स दें, ताकि एक दूसरे को समझने का अमल आगे बढ़े। क्या मैं पाकिस्तान के वक्त बलूचिस्तान का स्टेटस क्या था, ये जानना बहुत अहम है। मैं बार बार कहता हूं कि हम लोगों को कुतब में या दरसी कुतब में उस अंदाज से मामलात को नहीं समझाया गया कि हम हकायक तक पहुंचे। हम समझते हैं कि कानून आज़ादी हिंद के बाद मौजूदा पाकिस्तान वजूद में आ गया था। ऐसा नहीं था, बहुत से ग्रे एरियाज थे। बलूचिस्तान में 7 आज़ाद रियासतें थीं जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला नहीं किया और ना ही वो अंग्रेज से पाकिस्तान ने इनहेरिट की। उस वक्त खुशकिस्मती ये हुई कि कायदे आज़म उन रियासतों की जानिब से दरबार इंग्लिशिया में वकील के तौर पर पेश होते थे, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे। अभी ये मामला चल रहे थे, मुनासिब अंदाज से सेटल नहीं हो पाए थे कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। बदकिस्मती ये हुई कि उनके बाद आने वाले उस कदर मामला फहम ना हुए। मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूं कि उनका फोकस उस वक्त रियासत हैदराबाद और जूनागढ़ वगैरह की तरफ था। वो मशरकी बॉर्डर पर ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। बलूचिस्तान के मामलात को उस अंदाज से सेटल करने की बजाय, कोई कौमी डायलॉग करने की बजाय, कोई सियासी तस्फिया करने की बजाय 1948 में हमने पहला फौजी ऑपरेशन किया और आज 70 साल के बाद आज भी हमारी फौज बलूचिस्तान में ऑपरेशन कर रही है। हमारा तसव्वुर ये है, हमारे ऑफिसर्स का तसव्वुर ये है, पंजाब के शहरियों का तसव्वुर ये है कि पूरे पाकिस्तान के अवाम गद्दार हैं। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले इस डायलॉग को सुन लें कि बलूचिस्तान के नवाबीन ने निजी जेलें तैनात बना रखी हैं और वो बदमाश हैं और लोगों को हिरासत में रखते हैं वगैरह। देखें, बलूचिस्तान की 7 रियासतों ने पाकिस्तान के साथ मदगम होने का फैसला किया तो पाकिस्तान ने एक कानून पास किया जिसे सैफरॉन एक्ट कहते हैं। उसके तहत मदगम होने वाली रियासतों के नवाबीन या उनके बड़ों को, कबायली चीफ्स को, पाकिस्तान की हुकूमत ने आईनी तौर पर कुछ इख्तियारात दिए हैं। बलूचिस्तान का कबायली चीफ बैक वक्त अपने ज़िला का DPO भी है, अपने ज़िला का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी है और अपने ज़िला का सुप्रिटेंडेंट जेल भी वही है। वहाँ पर रेगुलर पुलिस आज तक नहीं बनाई गई। वहाँ पर लेवीज हैं जो एक सेमी गवर्नमेंट आप इदारा समझ लें, वो नवाब साहब या ट्राइबल चीफ की मंशा के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का काम करती हैं। अब फिर समझ लें कि बलूचिस्तान पूरे में पुलिस का महकमा कायम करना किस कदर मुश्किल है। यह क्यों नहीं किया जा रहा? यह विफाके पाकिस्तान का फैसला होना चाहिए
कि वो पूरे पाकिस्तान में यूनिफॉर्म पुलिस बनाए। इसमें किसी भी जगह कबायली चीफ रुकावट नहीं बनते। अब दूसरी बात, हम सब इस बात से बखूबी आगाह हो चुके हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाफिज होने के बावजूद पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम काबिल एतमाद निज़ाम नहीं है। जब पंजाब के बड़े शहरों में इलेक्शन को यरगमाल बनाया जा सकता है तो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में तो ये अमल निस्बतन आसान है। बलूचिस्तान के अवाम को वफाके पाकिस्तान से ये गिला है कि वहाँ पर उनके हकीकी नुमाइंदे कभी असम्बली में नहीं पहुँचते और कभी हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं होते। वहाँ पर गैर मर्ई ताकतों का इस कदर ताकतवर होल्ड हो चुका है, वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स को इस कदर वफाके पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर यह दावा किया जाता है, ताकतवर बना दिया है कि इलेक्शन के प्रोसेस को यरगमाल बना लिया गया है। कहा जाता है कि नवाबीन बलूचिस्तान की तरक्की को खा गए। भैया, आपने बलूचिस्तान के 20 नवाब कत्ल कर दिए, उन्हें सजाएं दी, फांसियां दी, फौजी ऑपरेशन के जरिए मार दिए। अगर आप बलूचिस्तान में 200-300 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बना दो, मेडिकल कॉलेजेस बना दो, कौन रोक सकता है आपको? हमें यह जानना होगा कि बलूचिस्तान में तरक्की का अमल इस कदर स्लो क्यों है। मैं मिसाल दिया करता हूं, 1960 की दहाई में सुई में गैस बरामद हुई। 1970 या 1980 तक ये सुई की गैस पूरे पाकिस्तान को दी जा चुकी थी, कोयटा के पास नहीं थी। कोयटा को 1988 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आकर गैस फराहम की। इसी तरह सुई से 200 किलोमीटर दूर एक फितरी इंडस्ट्रियल स्टेट बन सकती है जहां पर शिप ब्रेकिंग का काम होता है। अगर आप वहां पर गैस सप्लाई कर दें तो मेल्टिंग इंडस्ट्री वहां पर डेवलप हो सकती है और बलूचिस्तान के लोग खुशहाल हो सकते हैं। आप गडानी को गैस क्यों नहीं देते? आप बलूचिस्तान को पहली प्रायोरिटी के तौर पर उनकी अशिया क्यों नहीं देते? ये सवाल विफाक से है, बलूचिस्तान के अवाम का ये सवाल पाकिस्तान की हुकूमत से है। क्योंकि आपको फिर समझना होगा कि मिनरल्स, मादनियात, जमीन में से निकलने वाली शय वफाके पाकिस्तान की मलकियत में है। इस पर किसी सूबाई हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं चलता। और बलोच अवाम का तो मसला यह है, वो कहते हैं कि हमें तो कभी मुंतखब हुकूमत भी दस्तयाब नहीं हुई। उनका गिला यह है कि उनके यहाँ इलेक्शन के प्रोसेस को यरगमाल बनाकर एस्टेब्लिशमेंट अपने कारपरदाजान को बतौर वजीर आला और गवर्नर नाफिज करती है और उनके पास उनके तहफ़्फ़ुज़ का कोई इख्तियार नहीं होता। अब मौजूदा ऑपरेशन की तरफ आऊँगा जो परवेज मुशर्रफ के दौर में शुरू किया गया। मैंने पहले अर्ज किया कि यह 7वां ऑपरेशन है और गुज़श्ता 70 साल से फौजी क़यादत वहां पर परेशान है और ऑपरेशन में मसरूफ है। सियासतदान और एक ऑफिसर के दरमियान एक इंटेलेक्ट का फर्क आता है। डिप्टी कमिश्नर, एसपी, मेजर, कर्नल जिंदगी में कभी भी किसी से डायलॉग नहीं कर सकते। ये उनकी इनबिल्ट तरबियत में नहीं है। उन्हें हुक्म देना सिखाया जाता है और हुक्म की तामील ना होने पर एक्शन लेना सिखाया जाता है। सियासत और मुआशरत, राजनीति ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे ऑफिसर्स के सपुर्द किया जा सके। राजनीति में आपको सियासी लोगों की जरूरत होती है, आपको सियासतदानों को एतमाद देने की जरूरत होती है। बलूचिस्तान के अवाम से पंजाब के सियासतदानों को, पख्तूनख्वा के सियासतदानों को, सिंध के सियासतदानों को और पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को सियासी जराए से डायलॉग करना होगा और ऑपरेशन पर सिविल सुप्रीमेसी को तस्लीम करना होगा। अब फिर मैं अर्ज करता हूं, मुमकिन है कि सड़क पर जाते हुए एक फौजी गाड़ी को मैं रास्ता ना दूं तो वो फौजी ऑफिसर मुझसे नाराज होकर मुझ पर तशद्दुद करे। सियासतदान की गाड़ी को मैं रोककर उसे गाली भी दे लूं तो उसे गुस्सा नहीं आएगा, वो इस बात के लिए ट्रेंड है। हमें यह समझना है कि इश्तियाल में आया हुआ हजूम किस तरह रिएक्ट करता है और उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, ये एक सियासी अमल है। अभी हाल ही में बलूचिस्तान में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए, उन लोगों के मसाइल हैं, उन्हें हमें न सिर्फ सुनना है बल्कि हल करने की कोशिश करनी है। अब मसाइल को हल, ये तयशुदा बात है कि कोई सरकारी ऑफिसर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कमांड और एक्सेप्टेंस की एबिलिटी नहीं होती, वो सिर्फ हुक्म देना जानता है। इसके बरक्स जब आप वहां पर सियासतदान को डायलॉग के लिए भेजेंगे तो मामलात को तय करना आसान होगा। मैं समझता हूं कि किसी भी हुकूमत के लिए ये पॉलिसी कि 70 साल तक आप पुलिस एक्शन या
फौज का एक्शन जारी रखें, ये बजाते खुद फौजी क़यादत के लिए एक एम्बैरेसिंग चीज़ है। खुदा न खास्ता कल कला को आपके फौजी दस्तों के अंदर ऐसी सोच पैदा होगी कि हम मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसानदेह फैक्टर होगा। हमें अपनी फौज को एतमाद देना है, और फौज को एतमाद देने के लिए यही बेहतरीन रास्ता है कि हम बलूचिस्तान में सियासी क़यादत को डायलॉग का मौका दें। बलूचिस्तान के अवाम के मुतालबात पर गौर करें, उन्हें दाखिली खुद मुख्तारी दें, उन्हें सरकारी नौकरियां दें, उनके हक के मुताबिक उनको मिनरल्स में से हिस्सा दें। जो भी आमदनी वहां पर होती है उसमें से बलोच अवाम को हिस्सा दिया जाए। गवादर की तरक्की में उनको शरीक किया जाए। गवादर में उनसे ज़मीनें छीनने की बजाय उनकी ज़मीनों की न सिर्फ कीमत दी जाए, बल्कि जो लोग अजनबी वहां पर जाकर आबाद होना चाहते हैं, कम से कम 20 साल की मुद्दत के लिए कानून साजी के जरिए उन्हें डोमिसाइल और वोट के हक से महरूम किया जाए, और वहां के लोकल लोगों पर मुंतखब ताकतवर खुद मुख्तार तरक्याती इदारे कायम किए जाएं, और गवादर की बंदरगाह में से और सी पैक के रूट्स में से जो आमदनी होती है उसमें बलोच अवाम की तरक्की के लिए एक बड़ा हिस्सा मुख्तस किया जाए। ये सब मुतालबात फितरी हैं और हर इलाका के अवाम के मुतालबात हैं। इन मुतालबात पर गौर करना ही रियासत की जानिब से एक बड़ा और मुस्तहसन अमल होगा। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती है जब भी कोई कहे कि फला इलाका के अवाम गद्दार हो गए हैं और इंडिया के साथ मिल गए हैं, ईरान के साथ मिलकर कोई शोरश बर्पा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। सन्स ऑफ द सॉइल, जमीन के बच्चे वहीं पर पैदा होते हैं, सदियों तक वहीं रहते हैं, नस्ल दर नस्ल वहां रहते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो गैर मुमालिक की अंगेख्त पर आपके खिलाफ बगावत करें। ये बगावत नहीं है, ये उनके हकूक की डिमांड है, उनके हकूक का मुतालबा है, और हर पाकिस्तानी को उनके इस हक को न सिर्फ शनाख्त करना है, बल्कि उनके हकूक पर उनकी मदद करनी है, उनके साथ खड़े होना है। बलोच अवाम के हक खुद इरादियत या अपनी लोकल गवर्नमेंट्स और सूबाई हुकूमत उनकी अपनी और उनके अपने जेन्युइन इलेक्शन के जरिए मुंतखब करदा नुमाइंदगान को असम्बली में जाने का हक दिलाने के लिए पूरे पाकिस्तान को जद्दोजहद करना है। आज के लिए इसी कदर। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के पसमानदा इलाकों के बारे में भी वीडियोस करता रहूँगा। आपके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ तबादला ख्याल चलता रहेगा। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस पर ख़ुसूसी तौर पर कमेंट करें। अगर इसमें कोई कमी कोताही देखें या अपनी राय देना चाहें फीडबैक के तौर पर तो ज़रूर दें। खुदा हाफिज़।